हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, एक बहुत महत्वपूर्ण इशू डिस्कस करूंगा जिसका नाम है राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी एक इंपॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई राइट नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो लॉ को एक पूरी इंक्लूसिव तरीके से लिखा नहीं जाता है और उसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होती है, जिस वजह से जो इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स होते हैं लॉ में उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो जब ये इंटरप्रेट करा जाता है तो काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं। ऐसी ही एक कॉन्ट्रोवर्सी रही है राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यूजफुल रहेगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग लॉ एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उसी के साथ साथ जो सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। राइट टू प्राइवेसी, पूरी कंट्रोवर्सी समझेंगे और ये वीडियो प्रस्तुत करूंगा मैं, आयुष सांघी। इसके पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। स्टडी आईक्यू ने सारे लॉ एग्जाम्स के लिए एक कंसोलिडेटेड पेन ड्राइव लॉन्च करी है, जो हर एक लॉ एग्जाम इस कंट्री में जो रहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये लॉ एग्जाम के कोर्सेज हमने डिवाइड करे हैं दो भागों में, एक नॉर्मल पेन ड्राइव है और एक प्रीमियम पेन ड्राइव है। इसकी डिटेल्स आप जान सकते हैं studiiq.com पे। वेबसाइट का नाम है studiiq.com। इस वीडियो के एंड में मैं आपको नंबर्स दूंगा, जिन नंबर्स पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड हम लीगल जीके के वीडियोस अपलोड करेंगे अपने पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के लिए, खासकर पेन ड्राइव स्टूडेंट्स के लिए जो प्रीमियम पैकेज के लिए ऑप्ट करेंगे। उसी के साथ साथ हम और भी वैल्यू एडिशन वीडियोस देते रहेंगे जो इन लीगल जीके के वीडियो के एडिशन में है। तो ये पेन ड्राइव यूजफुल है सारे लॉ एग्जाम्स के लिए। कुछ एग्जाम्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि क्लैट, IBPS लॉ ऑफिसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, एलेट। यूपीएससी के लिए भी ये रेलेवेंट रहेगा राइट टू प्रिवेसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, एंड स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, जो अलग अलग स्टेट के एग्जामिनेशंस रहते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इसी पेन ड्राइव के कोर्स से हमारी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है एलेट के एग्जाम में सन 2017 में। तो ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है स्टडी आईक्यू के लिए। तो जिन कैंडिडेट की आई है उनका इंटरव्यू आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी थी और पेन ड्राइव का सबसे ज्यादा लाभ किस तरीके से उठाया था। इसी पेन ड्राइव को हमने जैसे लास्ट ईयर दिया था, उसके एडिशन में हमने बहुत मेहनत करके इस पेन ड्राइव को अपग्रेड करा है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मजा ले सकते हैं वीडियोस का। आइए विश्लेषण करते हैं राइट टू प्रिवेसी के पूरे वीडियो पे। एक स्टेटमेंट से इस वीडियो को शुरू करेंगे। यह स्टेटमेंट एक जजमेंट द्वारा दिया गया था। तो इसमें यह कहा गया है कि 21वीं सदी में जो सरकार अपने सिटीजन्स का राइट टू प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर सकती, A government that cannot protect its citizens' right to privacy, तो एक सिटीजन को रिलेटेड जितनी भी उसकी प्राइवेट डिटेल्स हैं, अगर वो एक गवर्नमेंट मेंटेन या प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक डेमोक्रेटिक रिजीम मैनेज नहीं कर सकती गवर्नमेंट के अंदर या कंट्री के अंदर। दैट credibly cannot maintain a democratic regime of equal treatment under the law। तो इक्वल ट्रीटमेंट के तहत ये मेंटेन नहीं किया जा सकता, ये कहा जाता है 21वीं सदी में। तो 21वीं सदी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें। और सिटीजन्स का फिजिकल प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही है, उनकी इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जो कि राइट टू प्राइवेसी के तौर पे दिया जाता है। तो अगर आप अपने आप को एक डेमोक्रेटिक रिजीम यानी कि डेमोक्रेसी मानते हैं, तो आपको अपने सिटीजन्स का प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेटिक रिजीम में इक्वल ट्रीटमेंट के तहत हर सिटीजन अलग है, एक सिटीजन दूसरे के तहत कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए अपनी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो आइए पहला सवाल पूछते हैं अपने आप से, व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी? राइट टू प्राइवेसी क्या है, होता क्या है राइट टू प्राइवेसी? प्राइवेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है? जो चीज निजी है, जो मेरे लिए प्राइवेट है, उसको प्राइवेसी कहते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम ये पूछें कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, तो आपने देखा होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारे सुन के आपको संविधान ध्यान आ जाता होगा, फंडामेंटल राइट्स। वैसे ही राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड नहीं है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी संवैधानिक तौर पे मेंशन्ड नहीं है। क्योंकि ये मेंशन नहीं है, इस वजह से हमारे पास कोई भी डेफिनेशन राइट टू प्राइवेसी की अवेलेबल नहीं रहती है। लेकिन कई डिसीजंस ऐसे देखे जाते हैं जहां पे बहुत सारी डेफिनेशंस अवेलेबल नहीं रहती हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। अगर इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन ना होते हुए भी हमें क्या करना पड़ता है, इसकी डेफिनेशन को इंटरप्रेट करना पड़ता है, क्योंकि ये सिटीजन से रिलेटेड है। अगर हमें इसकी डेफिनेशन को इंटरप्रेट करना पड़े जो कि सिटीजन से एसोसिएटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
व्हाट डू वी हैव टू डू? हमें इस चीज को स्पेसिफिकली इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो इस चीज का जो इंटरप्रिटेशन किया गया है ये कोर्ट्स द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में कोई चीज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है तो उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ही तहत और जनरल डेफिनेशंस जो कि अडॉप्ट करी जाती हैं, उसके तहत राइट टू प्राइवेसी के लिए हमारे पास क्या है, व्हाट डू वी हैव? ये कहा गया है एक इंसान जितने भी राइट्स एंजॉय करता है, अ ह्यूमन राइट एंजॉयड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर एग्जिस्टेंस। क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है तो जो भी राइट वो एग्जिस्ट करता है, जो भी राइट वो एंजॉय करता है, उसे ह्यूमन राइट कहा जाता है। सो प्रिवेसी एक्सटेंड्स टू अदर एस्पेक्ट्स। प्रिवेसी किस किस चीज से रिलेटेड होता है? इंक्लूडिंग बॉडीली इंटेग्रिटी, शारीरिक इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए प्राइवेसी होता है। पर्सनल ऑटोनॉमी, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए प्राइवेसी रहता है। इंफॉर्मेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, मैं अगर चाहूं तो मेरी इंफॉर्मेशन किसी के पास जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टेट सर्वेलेंस, स्टेट क्या मुझे सर्वे कर सकता है, क्या मेरी निजी जिंदगी के बारे में जान सकता है, इसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ये भी मेरे हाथ में होना चाहिए। मेरी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए जितना प्रिवेसी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल मैं चाहता हूं मेरे पास रहे और किसी के पास नहीं रहे, वो मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। कंपेल्ड स्पीच एंड फ्रीडम टू डिसेंट और मूव और थिंक, तो जो स्पीच एंड फ्रीडम जो रहती है, चाहे डिसेंट करने की, चाहे सोचने की, चाहे मूव करने की, ये सारी की सारी रखी जाती है ह्यूमन राइट के तहत। तो ह्यूमन राइट्स के तहत जितनी भी चीजें यहाँ पे आती हैं, वट एवर थिंग्स आर कमिंग ओवर हियर, तो ये प्रिवेसी के तहत ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो आप देख सकते हैं इन सारी चीजों को हम प्राइवेट मानते हैं और ये सारी चीजें प्राइवेट होती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन राइट्स एंजॉय करता है उसके तहत ये सारी चीजें प्राइवेट होती हैं। और अगर ये सारी चीजें प्राइवेट होती हैं तो इसमें प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये एक्सप्लिसिट नहीं है, ये कहीं स्टेटेड नहीं है, ये हमारे इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पे हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, वहां हम ग्लोबली कुछ डेफिनेशंस बोरो करते हैं, जो कि हमने राइट टू प्राइवेसी के केस में भी करा है। तो हमने डेफिनेशन बोरो करी है कई ग्लोबल कन्वेंशंस और ग्लोबल स्टैंडर्ड से। पहला कन्वेंशन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इसका आर्टिकल 12 और इसका आर्टिकल 17। इसमें से जो ICCPR है उसका इंडिया सिग्नेटरी है, रैटिफायर है। 1979 में इंडिया ने बिना किसी रिजर्वेशन के इसको अकाउंट फॉर करा था, रैटिफाई करा था। तो यहां से हम राइट टू प्राइवेसी की डेफिनेशन को बोरो करते हैं। द अबव लीगली, यानी कि राइट टू प्राइवेसी लीगली प्रोटेक्ट करता है लोगों को अगेंस्ट आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस। जबरदस्ती का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, एकदम से इंटरफेरेंस आउट ऑफ द ब्लू नहीं चाहिए विद वंस प्राइवेसी, फैमिली, होम, कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑनर एंड रेपुटेशन। इन सारी चीजों के रिगार्डिंग प्रिवेसी होनी चाहिए। मेरी अपनी प्रिवेसी है, क्यों? मेरी अपनी फैमिली है, घर है, मुझे अपने अपने हिसाब से कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, मेरा अपना एक मेरी इज्जत है, मेरी रेपुटेशन है। उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन्स के पास एक ऐसा राइट होना चाहिए जिसके तहत कोई बाहर वाला उनकी इन सब चीजों में इंटरफेयर ना कर पाए। नोबडी शुड बी एबल टू इंटरफेयर। तो ये डेफिनेशन हम बोरो करते हैं ICCPR, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से। अगली डेफिनेशन आती है आर्टिकल 7 और 8 ऑफ चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन 2012। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन से हम जो डेफिनेशन बोरो करते हैं वो क्या कहती है? रिकॉग्नाइजेस द रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, अपनी प्राइवेट और फैमिली लाइफ के तहत इज्जत रखें आप। होम, जो होम अफेयर है, और कम्युनिकेशंस है, जिन जिन लोगों से आप बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करें और उसको रिस्पेक्ट करें, बिकॉज दीज आर अ पार्ट ऑफ योर प्राइवेट लाइफ। सो दिस इज इंक्लूसिव विद इन द प्रिवेसी एस्पेक्ट। इसको प्रिवेसी एस्पेक्ट में इंक्लूड करा जाता है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। पहले हमने ICCPR से लिया, फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन से लिया, उसके बाद है आर्टिकल 8। इसी डॉक्यूमेंट का आर्टिकल 8 मैंडेट करता है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा एंड इट्स कलेक्शन फॉर अ स्पेसिफाइड लेजिटिमेट पर्पस। अगर आप एक लेजिटिमेट पर्पस यानी कि लीगल पर्पस के लिए मेरा डेटा, यानी कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, इंडिया का एक सिटीजन हूं, मेरा पर्सनल डेटा अगर आप कलेक्ट करते हो तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, उसे कहा जाता है राइट टू प्रिवेसी। तो ये राइट टू प्रिवेसी हर एक इंडिविजुअल सिटीजन के पास रहता है। ये बहुत जरूरी टर्म है, बिकॉज राइट टू प्रिवेसी हैज टू बी मेंटेन्ड। तो इसी के तहत जो कंट्रोवर्सी उठी थी वो क्या उठी थी, आइए देखते हैं। नंदन नीलेकानी साहब ने आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट प्रपोज करा था,
जिसको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आधार कार्ड आप सबने ही बनवाया होगा, तो इसको बनवाने के लिए हम बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स देते हैं। वी गिव फिंगरप्रिंट्स ऑफ ऑल 5 फिंगर्स, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, ये सब चीजें हम आधार अथॉरिटी UIDAI को देते हैं। इसके तहत ये हमारा पूरा पर्सनल डेटा, ये जो बेसिक पर्सनल डेटा है, ये इनके पास रहता है और ये इस डेटा को इकट्ठे करते हैं। अब अगर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के हाथ में मेरा अपना डेटा है, तो ये मेरा राइट होना चाहिए कि वो मेरा डेटा प्रोटेक्टेड रहे। मतलब वो मेरा डेटा किसी भी एक एक्सटर्नल एजेंसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक लेजिटिमेट पर्पस के लिए, जो अगर सरकार को जरूरत पड़े तो ही वो यूज कर सके, कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई थर्ड पार्टी, कोई प्राइवेट कंपनी उस चीज को यूज ना कर सके। तो इससे रिलेटेड पूरा इशू उठता है। तो जो डेफिनेशंस हम बोरो करते हैं, उसके तहत हम अपनी डेफिनेशन प्राइवेसी की इंटरप्रेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम क्यों बात कर रहे हैं राइट टू प्राइवेसी की अभी। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट नाउ? सो वेदर राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट। सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट है, तो एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना ये सरकार की ड्यूटी है, और ये मेरा हक है कि मेरा फंडामेंटल राइट मुझे मिले, मेरी प्राइवेसी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो, मेरी डिटेल्स और पर्सनल डेटा किसी और के साथ शेयर ना हो। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज पे सवाल उठाया गया जब आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट मांगने लगी। अगर गवर्नमेंट ने आधार रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी है, कल को वो इंफॉर्मेशन लीक होती है या कल को वो इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, तो वो मेरे राइट टू प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करती है और मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे छीनती है। तो उस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या मेरे पास कोई पावर है, इस चीज पे सवाल है। तो पहला सवाल हम ये क्लियर करेंगे कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। उसके बाद आगे का इशू जानते हैं। तो इशू ये हुआ, आधार हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज अ प्रोजेक्ट विच वायलेट्स प्राइवेसी। ये प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को वायलेट करता है आधार के तहत, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। क्यों करता है? क्योंकि आधार में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी पर्सनल डेटा दिया हुआ है। इंडिया के पास कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो प्राइवेसी को सिक्योर रखे, और इस प्रॉब्लम को और बढ़ावा देने वाला यह प्रोविजन है कि हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है। देयर आर नो प्रोविजंस। अगर कोई लॉ होता, उसके तहत एक्ट कर पाते, उसके तहत केस कर पाते, उसके तहत डिसाइड कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसके डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, श्री नंदन नीलेकानी साहब UIDAI के, इन्होंने खुद आधार का कॉन्सेप्ट प्रपोज करा था, और उसी के साथ साथ यह भी प्रपोज करा था कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए इनको आधार के ही साथ साथ कुछ और भी पैरेलल करना चाहिए। उन्होंने सजेस्ट करा था देयर वाज अ नीड टू हैव अ डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ। तो आप देख सकते हैं, जिस आदमी ने कॉन्सेप्ट प्रपोज करा वो खुद ही समझ गया था कि प्राइवेसी रखने के लिए, डेटा प्रोटेक्शन करने के लिए भी एक सुझाव होना चाहिए, जो कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सन 2010 में ही बता दिया था। तो अब इशू ये आता है कि क्या ये चीज इंप्लीमेंट हुई? डेटा प्रोटेक्शन के लिए हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? इसके तहत केसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो आइए जानते हैं आधार कार्ड क्या है और आधार कार्ड से क्यों कॉम्प्रोमाइज करी जाती है प्राइवेसी। आधार को डिजाइन किया गया है एक डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के तहत, जो कि इंक्लूसिव है। मतलब आधार में हमारी जितनी मिनिमम इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए वो है। यूनिक, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए आधार कार्ड आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक इकलौती चीज है, यूनिक है। एंड कैन बी ऑथेंटिकेटेड टू पार्टिसिपेट इन एनी डिजिटल ट्रांजैक्शन। किसी भी तरह का डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि आपकी उंगलियों के निशान वहां पर है, तो कहीं और जाके अगर आप बायोमेट्रिक यूज करते हैं तो आपको विद इन सेकेंड्स वो डिवाइस ऑथेंटिकेट कर लेगा, क्योंकि आपके उंगलियों के निशान, बायोमेट्रिक के निशान ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास, UIDAI के पास है। तो आधार ये करता है, एक इंक्लूसिव, यूनिक और डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म रेस करता है। ये आधार है। तो आधार का यूज क्या होगा गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट ने अपना जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसे ट्रांसफॉर्म किया है सर्विस डिलीवरी के तहत अपनी कंट्री में, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन बेटर हो। मतलब जितने भी लोग बेनिफिशियरीज हैं किसी स्कीम के, उनको आधार आइडेंटिफिकेशन के थ्रू बेनिफिट मिले। सो कन्वीनियंस टू रेजिडेंट, सबको कन्वीनियंस मिलेगी और इसके तहत करप्शन रुकेगा। करप्शन कैसे रुकेगा आप पूछेंगे? तो करप्शन ऐसे रुकेगा, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, DBT, अगर कोई सही में बेनिफिशियरी है तो उसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और वो आइडेंटिफाई होगा अपने फिंगरप्रिंट से, अपने थंब फिंगरप्रिंट से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो अपना अकाउंट खुलवा सकता है एक बेनिफिशियरी के तहत आधार कार्ड के यूज से।
और क्या हो सकता है, सब्सक्रिप्शन टू वेरियस सर्विसेज, सरकार द्वारा प्रोवाइड करी हुई सर्विसेज का फायदा उठाया जा सकता है आधार कार्ड से, क्योंकि आधार कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन है। ऑथेंटिकेशन एट द पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी, जब सर्विस डिलीवर हो रही हो तो आपको रिकॉग्नाइज करने वाला एक डिवाइस होगा, जैसे बायोमेट्रिक ऑफिसेस के बाहर लगा होता है, वैसे ही आधार कार्ड के थ्रू आइडेंटिफिकेशन वुड बी देयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू अ सर्विस। तो जैसा आप देख सकते हैं डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में टू मेक श्योर कि ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड हो सके, ढंग से प्रोवाइड हो सके, आधार कार्ड का बहुत ज्यादा यूज है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखते हैं कि आधार की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है। व्हाट इज द नीड टू प्रोटेक्ट, व्हाई इज देयर अ नीड टू प्रोटेक्ट, जब इतना फायदा है तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है। वो इसलिए है क्योंकि इंडिया एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली डिजिटल इकोनॉमी है। हम जो देश हैं वो तकरीबन 130 करोड़ का देश है हिंदुस्तान, जहां पे सेलफोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं और हर एक इंसान का डेटा कुछ कुछ कंपनीज के पास रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या डेटा प्रोटेक्टेड है। हो सकता है बैंक्स बोले, टेलीकॉम कंपनीज बोले, इंश्योरेंस कंपनीज बोले कि डेटा प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर मेरा डेटा कहीं को लीक होता है तो मेरी प्राइवेसी हैम्पर होती है, प्राइवेसी अफेक्ट होती है, प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या कोई कानून है, ये सारा सवाल उठता है। वी डोंट हैव एनी लॉस। तो इसमें क्या हो सकता है, आईडी थेफ्ट, आपके आईडी की चोरी, उसके तहत कोई फ्रॉड, कोई आप बन के किसी तरीके से कोई फ्रॉड कर ले, मिसरिप्रेजेंटेशन करे, आपको कोई और मिसरिप्रेजेंट कर दे, तो ये सब बहुत ज्यादा कंसर्न्स है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीजें होती हैं, प्रॉब्लम ये है कि इन चीजों को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है 21वीं सदी में कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, आर बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, आईटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सब कोशिश करी जाती है कि डिलीवर करा जाए। लेकिन इसी के साथ साथ जो डेटा प्रोटेक्शन वाली दिक्कत है वो भी होनी चाहिए, उसको भी हमें मद्देनजर रख के कानून पास करना चाहिए, जिससे कि सारे सिटीजन्स को एक प्राइवेसी का सेफ्टी महसूस हो। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस अगर होती जाएंगी, उतना ही वल्नरेबिलिटी ऑफ थेफ्ट एंड मिसयूज बढ़ता जाएगा। चोरी की दिक्कत, मिसयूज की दिक्कत, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। इस वजह से आधार के तहत जो इंफॉर्मेशन दी गई है सरकार को, ये प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, या इस पे सवाल उठाकर हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट वर्सेस पिटिशनर्स, जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने केस करा कोर्ट में जाके ये कहकर कि आधार के थ्रू राइट टू प्राइवेसी अफेक्ट होता है, इस वजह से राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना जाए। तो आइए देखते हैं कि सरकार का और पिटिशनर्स का, पिटिशनर्स मतलब जो पिटिशन डालते हैं किसी के भी अगेंस्ट, किसी मुद्दे के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ये आर्ग्यू करती है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक्सप्लिसिटली या एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में स्टेटेड नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने संविधान लिखा था उन लोगों ने इस चीज को इंक्लूजन के आइडिया के तहत इंक्लूड नहीं करा था। इसको फंडामेंटल राइट नहीं माना जा सकता, ये सरकारी स्टैंड है, दिस इज द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड जो पिटिशनर्स हैं, बट पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट है इसे एक फंडामेंटल राइट माना जाए, बिकॉज दिस इज एन एसेंशियल डिटरेंट अगेंस्ट इंट्रूजन इनटू पर्सनल स्पेस। कोई पर्सनल स्पेस में इंट्रूड कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई लॉ होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो उसको कहा यह जा रहा है दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, यानी कि राइट टू लाइफ। तो सवाल यह है कि क्या राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ है या नहीं है, क्या पर्सनल स्पेस की डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है स्टेट के तहत या नहीं हो सकती, इस चीज पे सवाल उठता है। ये गवर्नमेंट और पिटिशनर्स के बीच में दिक्कत चल रही है। तो इसी के देखते हुए जो 9 जज बेंच है उसको केस रेफर करा गया। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सालों से केस चल रहा है, लेकिन फाइनली जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया वो इन सारे जजेस के सामने रखा गया। तो इन सारे जजेस में से आप देख सकते हैं जस्टिस खेहर, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो इस बेंच को हेड कर रहे थे। तो इन लोगों ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन को हम डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है। जो एप्रीहेंशन एक्सप्रेस करा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार के तहत डेटा कलेक्ट किया जाता है, यूज किया जाता है, उसमें एक रिस्क है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक या चोरी ना हो जाए, फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो बहुत अच्छी एक चीज बोली सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में मेरा नंबर चला गया, प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि प्राइवेट कंपनीज, कोई टेलीकॉम कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई टीवी बेच रही है, कोई पंखा बेच रही है, कोई एसी बेच रही है, कोई कुछ भी बेच रहा हो, या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन सब के हाथ में अगर आपका नंबर चले जाए तो आपको सारा दिन मैसेजेस आते रहेंगे अपने मोबाइल पे, सारा दिन फोन आते रहेंगे, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये करवाना है, वो करवाना है।
तो आपकी लाइफ में इंट्रूजन कहा जा रहा है इसे, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रूजन। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बोला, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये चीज बोली, आई डोंट वांट द स्टेट टू पास ऑन माय पर्सनल इंफॉर्मेशन टू सम 2000 सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरा फोन नंबर है, वो तकरीबन 2000 सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड कर दोगे, जो क्या करेंगे, जो व्हाट्सएप भेजते रहेंगे। व्हाट्सएप मुफ्त का है, इंटरनेट पे कनेक्ट करिए और मैसेजेस भेजते रहिए। व्हाट्सएप मैसेजेस ऑफरिंग कॉस्मेटिक्स, एयर कंडीशनर्स, दुनिया भर के मैसेजेस आते रहेंगे। दैट इज आवर एरिया ऑफ कंसर्न। ये उन्होंने कंसर्न एरिया एक्सप्रेस करा। पर्सनल डिटेल्स टर्न इनटू वाइटल कमर्शियल इंफॉर्मेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स। जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स को देते रहोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी हद तक लोगों को हैरेस कर सकते हैं। इसको बोला जाता है हैरेसमेंट। तो गवर्नमेंट और पिटिशनर्स का ये व्यू था। तो गवर्नमेंट और सर्विस प्रोवाइडर्स ने पर्सनल डेटा कलेक्ट तो किया है, लेकिन अब इस चीज की प्रिवेसी क्या है, इसको प्रोटेक्ट किया कैसे किया जा रहा है। तो ये चीज इसलिए कही जा रही है कि कल को अगर डेटा लीक होता है तो उसका क्या तोड़ है, क्या इलाज है। ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्योंकि आप भी इन टाइप के मैसेजेस से त्रस्त होंगे। आपको भी उल्टे सीधे मैसेजेस पूरे पूरे दिन आते रहते होंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चीज पे कैसे एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली आस्क्ड द गवर्नमेंट वेदर इट प्लान्स टू सेट अप अ रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। क्या एक रोबस्ट सही डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म सेट गवर्नमेंट कर रही है या करना चाहती है, या उसे करना चाहिए और वो नहीं कर पा रही है। तो कोर्ट ने यह बोला कि सिटीजन्स यानी कि हमारा हक है और ये चीज गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो एक डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को इन प्ले लाएं, उसको यहां पे आके रखें। तो स्टेट इज ऑब्लाइज्ड टू पुट अ रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इन प्लेस इन दिस डिजिटल एज, अदरवाइज राइट टू प्राइवेसी को जो है कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो ये चीज स्टेट ने फाइनली इस 9 जज बेंच ने गवर्नमेंट को बोला है। इसके तहत जो सवाल अभी भी बनते हैं वो ये है कि क्या राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट इंटरप्रेट किया गया है या नहीं किया गया है। ये आप जानते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट पे बेस्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, अभी उस पर अगर एक लॉ इनैक्ट होता है तो लोगों के लिए वो लॉ भी काफी अच्छा रहेगा। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि अगर उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है तो गवर्नमेंट को उन्हें कॉम्पनसेट करना चाहिए, तकरीबन 10-10 लाख रुपए पर पर्सन देने चाहिए। लेकिन ऐसा अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, मतलब क्योंकि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, तो इतने वॉल्यूम में अगर डेटा कहीं को लीक हो जाता है या किसी के हाथ में चला जाता है तो कोई भी पैसे मांगने खड़ा हो जाएगा। अगर किसी ने अपनी इंफॉर्मेशन जानबूझ के फैला दी, फिर वो पैसे मांगने खड़ा हो जाएगा। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। हेंस डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाना चाहिए रादर देन ऐसे प्रोमिसेस करना कि पैसे दे दो अगर डेटा लीक हुआ है तो ये सारी चीजें इस केस के थ्रू निकल कर आती हैं। तो सवाल जो उठते हैं वो ये है कि क्या आधार राइट टू प्राइवेसी को इंट्रूड करता है। आंसर इज यस, बिल्कुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपका डेटा कहीं भी प्राइवेट नहीं है। डिजिटल एज में हैकिंग का बहुत डर रहता है, लीकेज का बहुत डर रहता है। तो डेटा लीकेज का बहुत डर रहता है। बात डेटा लीकेज की नहीं है, बात यह है कि आप कितनी भी स्ट्रांग फायरवॉलिंग करिए, लेकिन उसके तहत उसमें घुसने वाले लोग काफी होते हैं, और उसी में अगर कोई डेटा लीक होता है तो क्या उसके तहत कोई लीगल एंगल है, कोई लीगल प्रोविजन है उसे प्रोटेक्ट करने का? वो भी नहीं है। क्योंकि कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, इसलिए और दिक्कत आती है, जिस वजह से इस इशू को हम लोग राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां हम आते हैं एक वीडियो नोट पे। इस पे कोई भी और फर्दर डेवलपमेंट होती है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ध्यान रखें, ये वीडियो बेनिफिशियल है लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, और जो अलग अलग एग्जाम्स की, सिविल सर्विसेज की, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी IQ, जैसा कि आपको बताया, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक ऑनलाइन लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो इन सब एग्जाम्स के कोर्सेज को सेल करता है। लॉ एग्जाम के कोर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके सिवा इन सारे एग्जाम्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन नंबर्स पे फोन करिए और www.studyiq.com पे आप जाके कोर्सेज का प्राइस देख सकते हैं। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग द कोर्सेज और रिगार्डिंग द एग्जाम। ayush@studyiq.com। I repeat, ayush@studyiq.com. Thank you so much for giving your time. Bye.